हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर 3 यूनिट नंबर 2 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बिजनेस लॉ। एंड अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लो ये चैनल, क्योंकि मैं पूरा रिवीजन इस पे चैनल पे अपने डालने वाली हूँ। एंड हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, आप लोग मेरे मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। एंड आप लोग ये नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ये पूरा मैंने पूरा स्टडी मटेरियल से बनाया है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको लगे कि स्टडी मटेरियल में था और मैंने छोड़ दिया। हाँ, रिपीटेटिव चीज़ें कम की हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर वे में इसको करा है। और थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करिए कि लास्ट डे में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया है। ठीक है, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर का पूरा ये ग्लेंस है कि क्या है स्टिपुलेशन विद रेफरेंस टू गुड्स एंड कंडीशन। कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है। कंडीशन क्या होती है, मतलब ओवरऑल कंडीशन क्या होती है, एसेंशियल होती है, मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती है। मतलब जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे तो उस कॉन्ट्रैक्ट का ये मेन पार्ट होगा। ठीक है, और अगर तुमने इसको ब्रीच करा, मतलब इसको तोड़ा, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, पक्का ही कैंसिल होगा। वारंटी क्या होती है, कोलेटरल होती है, मतलब उसको सपोर्ट करती है, जस्ट सपोर्टिंग होती है उसकी। मतलब कोई मेन डॉक्यूमेंट होता है ना, तो आप उसके पीछे अपनी सपोर्टिंग्स लगाते हो, तो जस्ट ये सपोर्टिंग्स होती हैं। ब्रीच ब्रीच के लिए आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, आप लोग स्पीड प्लीज मत मेरे अकॉर्डिंग इंक्रीज करना, बिकॉज मैं खुद ही थोड़ा स्पीड में ही बोलूंगी। और आप लोगों को स्पीड का कुछ भी इशू लगे तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप लोग का फीडबैक भी मुझे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। एंड चलो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। स्टिपुलेशन एज टू टाइम अनलेस स्टेटेड अदरवाइज इन द कॉन्ट्रैक्ट द टाइम फॉर पेमेंट इज नॉट कंसिडर एसेंशियल फॉर द सेल। मतलब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, एट द टाइम पेमेंट जो है, मतलब कब ये कहा गया है कि आपका पेमेंट होना जरूरी होता है। जैसे हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था कि पेमेंट होना तो नेसेसरी है, वो तो एसेंशियल है। बट पेमेंट का होना एसेंशियल है, लेकिन पेमेंट कब होना है ये एसेंशियल नहीं है। पेमेंट कब होगा वही लिखा है कि टाइम टाइम ऑफ पेमेंट जो है, time of payment is not considered essential in the sales contract. However, goods must be delivered without delay. लेकिन goods जो है वो टाइमली डिलीवर होनी चाहिए, goods में डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पेमेंट है उसका कोई ऐसा कोई एसेंशियल टाइमिंग नहीं दे रखी है। हाँ, पेमेंट होगी, लेकिन ऐसी कोई टाइमिंग नहीं है कि कब होगी। ठीक है, वेदर पेमेंट टाइम इज एसेंशियल डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है कि इतने 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो वो फिर एसेंशियल माना जाएगा कि हाँ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। लेकिन वैसे एज पर लॉ पेमेंट इज नॉट कंसिडर एसेंशियल फॉर द सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, प्राइस मे बी फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट और डिटरमाइंड लेटर। मतलब लेटर हम लोग बाद में भी डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया आपने, आपने उसी में लिख दिया कि द टाइम पीरियड यू शुड हैव टू पे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने लिख दिया कि पर्टिकुलर पीरियड कोई कंडीशन है उसके बाद करेंगे, बाद में भी डिसाइड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इंट्रोडक्शन है अब। नेक्स्ट है कि व्हेन सेलिंग गुड्स एंड सेलर में टेक स्टेटमेंट टू इंड्यूस द बायर, मतलब एंड सच स्टेटमेंट इफ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैव नो लीगल इफेक्ट। मतलब कि अगर सेलिंग गुड्स हैं और सेलर में मेक स्टेटमेंट टू इंड्यूस द बायर, कोई स्टेटमेंट देता है सेलर कि हाँ ये गुड्स अच्छे हैं, ये परचेज कर लो, या स्टेटमेंट नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसी वर्बली बोल देता है, तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगा, लेकिन कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इफ दे आर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द बायर रिलाई ऑन देम द बिकम लीगली रेलिवेंट। मान लो उसने बोला और उसने कॉन्ट्रैक्ट में आपके मेंशन हो गया वो कि अच्छा अच्छा ऐसी ये कंडीशंस हैं, मतलब सेलर ने ऐसा बोला कि ये इसमें ये चीज़ क्वालिटी है, और कंडीशन उसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो गया, फिर वो पार्ट बिकम लीगली रेलिवेंट हो जाएगा, वो लीगल पार्ट बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, और बायर उसके लिए आपको स्यू भी कर सकता है। ठीक है, यही बस इंट्रोडक्शन है, तो इसमें ये बताया गया है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अफेक्टिंग इट्स कॉल्ड इज स्टिपुलेशन। मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होती है। रिप्रेजेंटेशन दो टाइप की होती है, मतलब रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टिपुलेशन होती है, स्टिपुलेशन होती है। स्टिपुलेशन जो है वो दो टाइप की होती है। कैसे, एक कॉन्ट्रैक्ट और एक हमारा वारंटी। ठीक है, जो
जो स्टिपुलेशन है, जो कंडीशन है, वो हमारा एसेंशियल होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कंडीशन जो है वो एसेंशियल है, बट लेकिन जो वारंटी है वो थोड़ी लेस सिग्निफिकेंट है, मतलब उसके उसके होने या ना होने से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, बट हाँ, अगर कुछ लॉस हुआ बायर को तो उसका डैमेज जो है वो बायर को मिलेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है बस मेनली इसमें। अब देखो, कंडीशन एंड वारंटी का वो बताया हुआ है। स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग द गुड्स मे बी कंडीशन और अ वारंटी। स्टिपुलेशन जो है वो कंडीशन भी हो सकती है, वारंटी भी हो सकती है। कंडीशन जो है वो एसेंशियल है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेन पर्पस, इट ब्रीच अलाउ द कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएशन। रेपुडिएशन मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे ही नहीं। ठीक है, खत्म हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, पी wants to buy a car from Q with the mileage of 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड points to a car saying that this car will suit to, मतलब वो उसको सूट करेगा। मतलब क्या है कि पी कार बाय करना चाहता था, उसने क्यू को कहा कि माइलेज मुझे 20 किलोमीटर पर आवर की माइलेज वाली चाहिए। तो उसने बोला, क्यू ने कहा कि हाँ ठीक है, ये वाली कार परचेज कर लो। वो कार डीलर था, उसने कहा कि तुम ये कार परचेज कर लो, ये तुम्हें सूट करेगी, मतलब ये तुम्हारे पर्पस को मीट करेगी। लेकिन बाद में पी ने क्या डिस्कवर किया कि ओनली ये सिर्फ 15 किलोमीटर पर आवर की का माइलेज दे रही है। तो ये तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया ना, मतलब उसने स्पेसिफिकली बोला था कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, मतलब मुझे 20 किलोमीटर पर आवर वाली कार ही चाहिए, लेकिन उसमें तो वो कंडीशन, मेन कंडीशन ही ब्रीच कर दी। तो इसके लिए जो है ये एसेंशियल था फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस, तो इसके लिए रेपुडिएट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स अब है हमारे पास वारंटी इज वारंटी इज अ कोलैटरल टू द मेन पर्पस and its breach allow the to claim for damage, but not right to reject the goods and contract repudiate। ठीक है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, वारंटी जो है वो कोलेटरल है, उसके बीच से कोई रेपुडिएट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकता, बट क्लेम जो है वो डैमेज मिल जाएगा उससे। ठीक है, डैमेज मिल सकता है। वेदर अ स्टिपुलेशन इज अ कंडीशन और वारंटी डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन। जो स्टिपुलेशन है, जो भी कंडीशन है, ऐसा नहीं कि हम बोल सकते कि स्पेसिफिकली बोला गया कि ये कंडीशन है और ये वारंटी है। कब ये इसमें ये इस लाइन में ये लिखा है कि स्टिपुलेशन, कंडीशन और वारंटी वो कॉन्ट्रैक्ट के इंटरप्रिटेशन पे भी हो सकती है, कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ले रहे हो, कौन से टर्म को किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हो, कि आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो उन लॉ की वर्डिंग्स को, आपके कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल क्या है, आप किस लिए कर रहे हो, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि कोई चीज़, कोई स्टिपुलेशन जो है वो कंडीशन है या कोई वारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। मैंने सारे एग्जाम्पल्स भी आईसीआई के ही लिए हैं, बिकॉज उसी से एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी इसी में से थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चंस बनेंगे। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, राम कंसल्ट श्याम, अ डीलर, कार डीलर है, फॉर टूरिंग, मतलब उसको टूर करना था कार से, तो श्याम ने रिकमेंड किया मारुति कार की, विच राम बाय। कार जो है अनफिट फॉर, बाद में उसको जब वो लेता है, बाद में उसे पता चलता है कि ये टूरिंग के लिए अनफिट है ये कार। तो वॉयलेटिंग द की कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, द राम में रिजेक्ट द कार, राम कैन रिजेक्ट द कार एंड क्लेम अ रिफंड। ठीक है, जो कार में, मतलब कि जब भी लॉ में जो ऐसा लिखा हो ना, मे बी मतलब वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके ऊपर है, मतलब इसमें जैसे बायर है, बायर के ऊपर है। मे बी अगर लिखा हो ना तो वो एसेंशियल नहीं है, मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो करेगा ही करेगा, मे बी मतलब नहीं भी करेगा। जस्ट मतलब मैंने क्लैरिफिकेशन दे दी। ठीक है, तो इसमें जो है वो रिफंड हो जाएगा, क्योंकि उसको तो कार टूरिंग पर्पस के लिए चाहिए थी। नेक्स्ट एग्जांपल एक और है, इफ राम बाय मारुति कार विद 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट गारंटी, और उसमें क्या होता है कि हॉर्न जो है वो फेल हो जाता है आफ्टर 6 मंथ। ये वाला कंडीशन जो अभी आपने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल पढ़ा, वो हमारा कंडीशन का था कि वो फिट ही नहीं है टूरिंग पर्पस के लिए वो कार। तो जब मुझे जिस पर्पस के लिए वो कार चाहिए थी, वो पर्पस ही फुलफिल नहीं कर रही है, तो मैं तो रेपुटिएट करूंगी ना कॉन्ट्रैक्ट। जो राम है वो रेपुटिएट करेगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब खत्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट को कि भाई नहीं चाहिए मुझे ये कार। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि राम बाय करता है न्यू मारुति कार विद 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट गारंटी, 1 ईयर का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट गारंटी लेता है वो। और क्या होता है कि जो उसका हॉर्न है वो फेल हो जाता है आफ्टर 6 मंथ। हॉर्न जो है वो फेल हो गया 6 मंथ के बाद, ही कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। अब एक हॉर्न के खराब होने से आप पूरा ऐसे थोड़ी बोलोगे कि नहीं नहीं भाई तेरा हॉर्न नहीं बज रहा, कार डीलर को ये थोड़ी बोलोगे कि
हॉर्न नहीं बज रहा, आई डोंट वांट दिस कार, ऐसा नहीं कर सकते ना। वो हॉर्न तो रिप्लेस हो जाएगा या उसको ही रिपेयर करके आपको दे दिया जाएगा। आप इस वजह से इस वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको बस डैमेज मिल जाएगा, मतलब उसका रिपेयर हो जाएगा या फिर आपको हॉर्न जो है वो रिप्लेस करके नया लगा के दे देगा। आप इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर सकते। तो ये इंटरप्रिटेशन है कि कुछ चीजें ऐसे मानी जाती हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होंगी, ठीक है। व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कब हम कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। कंडीशन जैसे हमने पढ़ा था ना, कंडीशन तो एसेंशियल है, मतलब होना ही, मतलब अगर उसका कुछ ब्रीच हुआ तो नई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही होगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि कुछ चीजें हैं जैसे बायर अपने ऊपर या कोई कंडीशन, कुछ है चीजें हैं जिनकी वजह से जो कंडीशन का ब्रीच है वो भी वारंटी का ब्रीच मान लिया जाएगा, ठीक है। Specific case where the breach of condition may be treated as breach of warranty, limiting the buyer to claim the damage only without rescinding the contract. ठीक है, विदाउट रिसेंडिंग मतलब बिना कैंसिल करे भी ओनली डैमेज क्लेम करके आगे बढ़ सकता है, ठीक है, जो बायर है। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड ड्यू टू ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कब वो ब्रीच वो करेगा, ब्रीच कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो बाय वेवर ऑफ बाय, वेवर बाय बायर, मतलब वेव कर दिया उसने, मतलब ऐसे बोला कि कोई बात नहीं, इससे ज्यादा एसेंशियल था, एसेंशियल बट इतना एसेंशियल भी नहीं था कि मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इसको खत्म करूं। बायर ने अपने विल के ऊपर उसने बोला कि ठीक है मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना, ठीक है कोई बात नहीं, वेव कर दिया बायर ने। पार्टी में हिज ओन बेनिफिट वेव अ स्टिपुलेशन इट शुड बी वॉलंटियर वेवर बाय द बायर। बायर जैसे मान लो आप कोई कुछ जैसे हॉर्न वाला एग्जांपल था, अब वो मान लो कहीं और से किसी और स्टेट से परचेज करके लाया था, अब वो उसको बोलेगा, मान लो कार लेके कार वाला तो बोलेगा भाई लेके आओ हमारे वहाँ पे, हमारे उस पे कुछ पर्टिकुलर लोकेशन होती है ना कार को सही करने के लिए भी, अगर आपका वारंटी पीरियड में वो होता है तो अब वो उसको ले जाएगा इतना दूर चला के, मान लो फॉर राजस्थान, हम दिल्ली दिल्ली में है राम और उसको राजस्थान में उसने कार परचेज करी फॉर एग्जाम्पल, तो अब वो यहाँ से ले जाएगा, फिर उसका कितना पेट्रोल का कॉस्ट आ जाएगा, उसने कहा छोड़ो यार मैं यहीं रिपेयर करा लेता हूँ। या फिर वो है ना वारंटी की कंडीशन, सॉरी वो तो वारंटी की कंडीशन होगी, या फिर कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से उसको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करूं, मेरे को उल्टा और नुकसान हो जाएगा। And election to treated as warranty, when the buyer choose to claim damage instead of repudiating the contract, ठीक है। अब क्या था कि ए एग्री करता है, एग्री टू सप्लाई बी 10 bags ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुगर, हाँ, फर्स्ट क्वालिटी शुगर उसको 625 रुपए में मिलते हैं 10 बैग्स, ठीक है, पर बैग्स, मतलब एक बैग उसको 625 का मिला एंड 625 का। बट डिलीवर सेकंड क्वालिटी, उसने जब सेकंड क्वालिटी भेजी तो उसने 600 रुपए पर बैग पे भेजी। तो बी तो ये कह सकता है ना भाई पहले 625 का दिया, आप 600 का, मतलब पहले वाला महंगा दिया, नहीं नहीं मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, कर सकता है ना वो कि पहले वाला क्यों दिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो मेंशन होगा ना। तो वो बोल रहा है कि इसकी आप 25 रुपए की देखो, अब बायर के ऊपर है, बायर या तो या बोले बायर या तो ये बोलेगा कि भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना, मेरा मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करो, मुझे चाहिए नहीं, आप लोग फ्रॉड हो, मुझे चाहिए ही नहीं। या तो ये कर सकता है, या फिर वो बोल सकता है ठीक है भाई तू भेज दे मुझे सेकंड वाला सेकंड क्वालिटी भी 600 रुपए वाली, और फर्स्ट वाले की ना वो जो डैमेज है 25 रुपीज तुमने एक्स्ट्रा लिया ना वो मुझे दे दो तुम, तो कॉन्ट्रैक्ट आगे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट का बस डैमेज उसको मिल जाएगा जो डैमेज हुआ है, ठीक है। फिर है नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट, ये जो दिया मैंने वेवर बाय बायर, इसका एग्जाम्पल कुछ और लेंगे, जो मैंने दिया वो वारंटी का ही था, है ना। तो इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आप लोगों को, पहले हम लोग ये कर लेते हैं उसके बाद लास्ट में बताती हूँ आपको। नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, इफ द बायर, सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि अलग नहीं कर सकते, कोई कॉन्ट्रैक्ट था अब उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिसको आप उसको एक साथ ही रहेगा वो, आप अलग करके ऐसे नहीं बोल सकते कि ये मुझे चाहिए लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो वही है नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। इफ बायर एक्सेप्ट पार्ट और होल ऑफ द गुड्स, तो उसको पूरा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पूरा ही रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो वही है कि तो बायर चाहे तो पूरा एक्सेप्ट कर सकता है कि चलो भाई कोई बात नहीं चल जाएगा मेरा काम,
जैसे इसमें दिया हुआ मिक्स बासमती राइस विद लो क्वालिटी राइस, मतलब कि ऐसा था ना, तुमने 10 kg ऑफ बासमती राइस लिया, लेकिन अब तुम जब घर लेके आए ना, तो उसमें तुम्हें दिख रहा है कि उसमें कुछ लो क्वालिटी बासमती राइस, मतलब वो टूटे हुए चावल होते हैं ना, वो भी है उसमें। तो अब तुम या तो ये कर सकते हो कि पूरा लेके जाओ कि भाई मुझे नहीं चाहिए, या फिर आप उसमें चुनने तो बैठोगे नहीं कि ये टूटे हुए चावल अलग करता हूँ फिर इसको लेके जाऊंगा, नहीं ना, वो सेपरेबल नहीं है। तो वही है कि आपको या तो पूरा एक्सेप्ट करना होगा या पूरा रिजेक्ट करना होगा। तो उसमें वही है कि इसमें बायर जो है वो वारंटी वाला ले सकता है कि चलो ठीक है, मेरे को डैमेज वाला मिल जाए बस ओनली, मतलब वो बोल सकता है कि क्वालिटी के लिए थोड़े रिफंड उसको मिल सकते हैं उसको उस राइस के लिए। एक्सक्यूज बाय लॉ व्हेन द परफॉर्मेंस इज एक्सक्यूज ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी एंड अदर लीगल रीजन, मतलब कि कोई लॉ नहीं बोल दिया कि अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम इसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट, मैंने मिस्टर एक्स से कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर मिस्टर एक्स से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी चीज़ को लेके, मान लो उनका शॉप था, साड़ी का वो था, शोरूम था, मैं उनके पास गई। अब वो एक अकेले थे, मान लो उनका कोई वो लीगल हायर और ये सब वो सारी चीज़ें नहीं लाते हम मानते कि उनकी शॉप थी बस। अब वो है ही, अब वो उनकी डेथ होगी तो वो शॉप पे, तो अब मैं किसको जाके, मान लो मैंने साड़ी खरीदी, अब उसका कलर निकल रहा है या कुछ हो रहा है, अब मैं जाके किसको स्यू करूंगी कि भाई ये साड़ी वापस लो, है ही नहीं कोई, दुकान बंद हो गई, खत्म। तो अब मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकती। तो वही है कि इम्पॉसिबिलिटी हो गई। डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। डिफरेंस क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, देखो मेन तो कंडीशन में मीनिंग लिख देना कि कंडीशन जो है वो एसेंशियल होता है, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वारंटी में लिख देना कि ये भी स्टिपुलेशन है लेकिन ये कोलेटरल है मेन पर्पस का ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर है राइट इन केस ऑफ ब्रीच, अगर ब्रीच होता है तो क्या राइट है, एग्री पार्टी के पास रेपुटेट द कॉन्ट्रैक्ट टू क्लेम डैमेज ऑफ द बोथ द केसेस ऑफ द ब्रीच ऑफ कंडीशन। जो एग्री पार्टी है उसके पास कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का, मतलब खत्म करने का, टर्मिनेट करने का राइट है कंडीशन में। फिर जो वारंटी है, वारंटी में एग्री पार्टी के पास ओनली डैमेज क्लेम करने का राइट है, ठीक है। एंड कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ, मतलब अभी हमने पढ़ा ना 4-5 कंडीशन ऊपर कि जो ब्रीच है, जो कंडीशन का ब्रीच है वो वारंटी का ब्रीच माना जा सकता है, लेकिन जो कभी भी वारंटी का ब्रीच हम ऐसा नहीं बोलते चलो इसको कंडीशन का ब्रीच मानते नहीं, क्योंकि वो एसेंशियल है। वेल, कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी ऐसे नॉर्मल चीज़ों को आप स्पेशल नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल चीज़ों को नॉर्मल में कन्वर्ट करा जा सकता है। The breach of warranty cannot be treated as breach of condition. Express and implied condition and warranty. एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन, अब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन क्या, एक्सप्रेस मतलब कि बताकर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में या तो लिख के या बोल के बता दिया, लेकिन इम्प्लाइड क्या होता है, प्रिज्यूम, लॉ नहीं बोला हुआ है कि ये तो होगा ही होगा, ये माना गया है कि ये कंडीशन होंगी ही होंगी, तो वो होती है इम्प्लाइड, बिना बोले बिना लिखे कुछ नहीं, ये माना गया है कि ये चीज तो होगी ही होगी, ठीक है। Condition and warranty may be express or implied. They are expressed when implicitly stated in the contract and implied when they are not expressly provided by the by but incorporated by the law, ठीक है। एक्सप्रेस कंडीशन, टर्म एग्रीड अपॉन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसमें टर्म्स जो है वो एग्री करे गए हैं पहले कि ये चीजें मुझे चाहिए, बाय ने बकायदा मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो टर्म एग्री करा है सेलर ने कि हाँ ये आपको मिल जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन में क्या है कि प्रिज्यूम करा गया, प्रिज्यूम बाय लॉ टू एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस नेगेट और वेव्ड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। मान लो इम्प्लाइड जो है वो कंडीशन ऐसे मानी ही जाती है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बायर और सेलर दोनों मिलके उसको हटा सकते हैं, कि ये मान लो ऐसी अजम्पशन है कि जब जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम मतलब सेल का, मान लो फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, बॉटल के साथ ऐसा अज्यूम करा गया कि इसमें कुछ ना कुछ ड्रिंक होगा, मतलब पानी, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, अब खाली बॉटल तो खरीदने कोई नहीं जाता ना, वो तो
उसमें कोल्ड ड्रिंक इम्प्लाइड होती है, कोल्ड ड्रिंक खरीदने जा रहे हैं तो वो बॉटल बॉटल खरीदने थोड़ा ना कोई जाता है। तो वही है कि अब ये बोल सकते हैं कि मुझे उस बॉटल में पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करके वो लोग ये बोल सकते हैं कि मुझे ओनली खाली बॉटल चाहिए, तो ये हटा सकते हैं, ठीक है, वो है। सॉरी, नेगेट और वेव कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्लाइड कंडीशन इन contract of sale apply unless the contrary intention to show these included। implied condition में अब क्या क्या चीजें हैं जो हैं वो contract of sale apply unless the contrary intention show, मतलब वो कंडीशन होंगी। implied condition क्या क्या होती है, अब देखो ये सारी conditions हैं जो implied condition में होती हैं। ये थोड़ी important है, देख लेते हैं हम इसे। देखो क्या है implied condition: condition as to title, sale by sample, condition as to quality or fitness, condition as to wholesomeness, condition as to description and sale by sample as well as description, condition as to merchantability, ठीक है। कंडीशन एज टू टाइटल, टाइटल मतलब क्या होता है कि ओनरशिप, एक तरह से कि आपकी, अब इसमें क्या बोला गया है, जो in a sale and the seller has a right to sell the goods and agreement to sell, seller has a right to sell when property pass, ठीक है। मतलब ये बोला गया है कि सेल जो है, जब कंडीशन एज टू टाइटल है तो सेल के टाइम पे सेलर के पास सेलर हैज अ राइट टू सेल द गुड्स एंड द एग्रीमेंट टू सेल, मतलब कि सेलर के पास, मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया कंडीशन एज टू टाइटल, मान लो मिस्टर एक्स मुझे कुछ सामान बेच रहा है, तो वो ये माना जाएगा, प्रिज्यूम करा जाएगा कि उसके पास खुद के पास टाइटल है तभी वो मुझे बेच सकता है। ओनरशिप होगी तभी तो ट्रांसफर करोगे ना, बेटर टाइटल होगा तभी तो ट्रांसफर करोगे ना, तो वही। और एग्रीमेंट टू सेल में जब भी फ्यूचर डेट पे सेल होगा उस टाइम आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए, आपके पास उसका लीगल राइट होना चाहिए जब वो पास होगा। एसेंस इन एसेंस द सेलर मस्ट हैव ओनरशिप ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जब भी गुड्स ट्रांसफर होंगे ओनरशिप होनी चाहिए। एंड द टाइटल इज, अगर टाइटल डिफेक्टिव होता है, बायर मस्ट रिटर्न द गुड्स एंड रिकवर द प्राइस, जो बायर है वो गुड्स को, बायर मस्ट रिटर्न द गुड्स एंड रिकवर द प्राइस, बायर जो है वो रिटर्न कर देगा गुड्स को और रिकवर कर लेगा अगर टाइटल डिफेक्टिव होता है तो, ठीक है। अब इसमें देखो क्या एग्जांपल दिया हुआ है, ए बॉट खरीदता है ट्रैक्टर फ्रॉम बी विदाउट टाइटल एंड आफ्टर 2 months ट्रू ओनर क्लेम इट, मतलब कि ऐसा होता है कि जो ए है बाय करता है ट्रैक्टर फ्रॉम बी, मतलब कि वो तो खरीदता है कि चलो इसके, वो तो समझता है कि ओनरशिप इसकी ही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके पास टाइटल ही नहीं है, 2 महीने बाद पता चलता है। एंड द ट्रू ओनर क्लेम करता है, तो ठीक है, ए हैड टू रिटर्न द ट्रैक्टर टू ट्रैक्टर, मतलब ए को जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा ट्रू ओनर को ट्रैक्टर, बट कुड स्यू टू बी फॉर द रिफंड, बी को वो स्यू कर सकता है कि भाई तुम मेरे पैसे दो, जब क्योंकि अगर किसी और के गुड्स है तो आपको तो रिफंड करना पड़ेगा, और उस जो भी आपका नुकसान हुआ, जो भी प्राइस प्लस डैमेजेस जो भी आपको नुकसान होगा, आप उसके लिए बी से वो बी स्यू बी फॉर द रिफंड, बी को स्यू कर सकता है, ठीक है। ए सोल्ड बी, नेक्स्ट एग्जांपल है, ए सोल्ड करता है बी टिन्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क लेबल्ड CDF ब्रांड, मतलब कि कोई एक ब्रांड है उसका लेबल लगा हुआ है मिल्क पे, वो टीन सोल्ड करता है, ए सोल्ड करता है बी को, बी खरीदता है, विच इनफ्रिंगेड एन कंपनी ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क लगा हुआ है, ठीक है। एंड बी कुड रिजेक्ट द गुड्स एंड रिमूव द लेबल एंड क्लेम damages if A had no title, but B could return the goods and get refund। देखो क्या बोल रहा है कि जो ब्रांड था इनफ्रिगेंट, द कंपनी का नेम एंड कंपनी के ट्रेडमार्क से, बी जो है रिजेक्ट कर सकता है गुड एंड रिमूव द लेबल एंड क्लेम डैमेजेस इफ ए हैड नो टाइटल, अगर ए के पास उसका टाइटल नहीं है तो वो डैमेज ले सकता है, ठीक है। बी कुड रिटर्न द गुड्स एंड गेट रिफंड, रिफंड ले सकता है उसके लिए अगर उसके पास टाइटल नहीं है। उसने बोला कि वो मान लो किसी और कंपनी का मिल्क था, अब उसने क्या किया कि जो ए था उसने बेच दिया अपने मिल्क के नाम पे, फॉर एग्जांपल को जैसे मदर डेयरी मिल्क, मदर डेयरी का आता है काउ मिल्क, तो मान लो क्या किया कि किसी ने अपना
मिल्क का वो ओपन करा, डेयरी ओपन करी एंड उसने अपना मदर डेयरी का वो लगा दिया और उसको तो ब्रांड का वैल्यू मिल गया, लेकिन वो ब्रांड उसका था ही नहीं। मदर डेयरी का तो अपना ब्रांड है, तो उसने वो उस ब्रांड पे अपना मिल्क बेचना शुरू कर दिया। तो वो जब उसका ब्रांड नेम था ही नहीं, तो उसको यूज़ कैसे कर सकता है, उसको बेच कैसे सकता है अपनी मिल्क को उस नाम से। तो वो है कि वो उसके लिए जो भी उस मिल्क को परचेज करेगा, बाद में उसे पता चलता है, तो वो उसके लिए उसको डैमेज क्लेम कर सकता है, उससे रिफंड मांग सकता है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या है कि इम्प्लाइड कंडीशन है कि मान लो कोई भी आप हम लोग परचेज करने जाते हैं, कोई भी कॉस्मेटिक या कुछ भी, आप घर के लिए भी कुछ भी लेके लेने जाते हो। मान लो आप शॉप पे गए, आपको एक वो लेना था, हल्दी पाउडर लेना था, तो हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं ना कि हल्दी में हाँ कुछ एक्स्ट्रा ऐसे कुछ तो नहीं है। अब जो डिस्क्रिप्शन में है हम वही मानेंगे ना। पाउच खरीदने गए तो हम अब हल्दी का, मान लो उसके डिस्क्रिप्शन पे लिखा है कि हल्दी का पाउडर है, अब लेके आए घर तो पता चला मम्मी ने फाड़ा, पता चला मिर्च का पाउडर है। डिस्क्रिप्शन नहीं मैच हो रहा ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप सेम कि आप गए लेज का पैकेट लेने, बट जब आपने वो पैकेट ओपन करा तो आपने देखा इसमें तो कुरकुरे है, तो डिस्क्रिप्शन मैच नहीं हो रहा ना, कि जो पैकेट पे लिखा था और जो अंदर मटेरियल है वो मैच ही नहीं हो रहे हैं। इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड मस्ट मैच द डिस्क्रिप्शन प्रिंसिपल, दिस मीन this principle means that if you contract to sell pieces, you cannot require the buyer to accept the beans। आप बायर को बीन्स एक्सेप्ट करने के लिए आप बायर को बीन्स एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बोल सकते। अगर आपने उसने आपको मटर के लिए पैसे दिए हैं, तो वही कह रहा है कि आप उसको बीन्स परचेज करने के लिए नहीं बोल सकते हो। तो ठीक है, बायर इज नो ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट, no obligation to accept or pay for the goods he do not confirm to agree description। ठीक है, the key question is whether the buyer is rely on the description to identify the goods। if the description is essential, goods do not match, constitute a breach of condition। ठीक है, ये breach of condition माना जाएगा, allowing the buyer to reject the goods। This condition is fundamental to the contract। Its breach entitles rejection regardless of whether the buyer could inspect the goods। देखो अब ये क्या बोल रहा है कि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि बायर रिलाई करेगा फिर डिस्क्रिप्शन पे आइडेंटिफाई गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ बिल्कुल करेगा। इफ डिस्क्रिप्शन अगर जरूरी है, डिस्क्रिप्शन एसेंशियल फॉर द गुड्स डू नॉट मैच, इट कंस्टिट्यूट ब्रीच ऑफ कंडीशन। ये अगर एसेंशियल है, जो डिस्क्रिप्शन है वो एसेंशियल है और डिस्क्रिप्शन से गुड्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो वो कंडीशन का ब्रीच माना जाएगा। बायर जो है रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को। दिस कंडीशन फंडामेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फंडामेंटल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और ब्रीच एंटाइटल रिजेक्शन रिगार्डलेस वेदर द बायर कुड इंस्पेक्ट द गुड्स। अगर बायर को इवन इफ मतलब ये बोल रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर द बायर कैन कुड इंस्पेक्ट द गुड्स इंस्पेक्ट कर सकता है, तो भी डिस्क्रिप्शन से आपका मैच होना जरूरी है। ठीक है, अगर कंडीशन में लिखा, अगर वो एसेंशियल है गुड्स के सेल से के लिए, डिस्क्रिप्शन का मैच होना जरूरी है। तो अब ये एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने कोई भी एग्जाम्पल खुद से नहीं बनाए हैं, जो भी आपके इस बुक में मैंने इनकॉर्पोरेट किया है वो सारे आईसीआई के एग्जाम्पल्स हैं। मैंने उसको थोड़ा हाँ कट शॉर्ट करने की कोशिश की है, बट एग्जाम्पल वही हैं, एग्जाम्पल यही हैं। और ए एट द कोलकाता सेल्स टू बी, sales to B 12 bags of waste silk। A at Kolkata sale to B 12 bags of waste silk। ठीक है, and its way from Murshidabad to Kolkata, okay, where the implied condition that the silk shall be such as it's known as the market as waste silk। if it is not, B is entitled to reject the goods। मतलब ये बोल रहा है कि A जो कोलकाता से सेल टू B, A जो कोलकाता में रहता है वो सेल करता है B को बैग्स 12 बैग्स ऑफ वेस्ट ऑफ सिल्क बाय वे इट्स वे फ्रॉम द मुर्शिदाबाद टू कोलकाता से। ठीक है, एंड इम्प्लाइड कंडीशन है कि सिल्क शेल बी इज नोन एज दिस मार्केट एज वेस्ट सिल्क। मार्केट में वेस्ट सिल्क के नाम से जाते हैं, अगर नहीं तो फिर वो जो है बी एंटाइटल टू रिजेक्ट द गुड्स, रिजेक्ट कर सकता है वो उस गुड्स को, अगर वो वैसे वेस्ट सिल्क की तरह नहीं जाते हैं तो।
ठीक है। ए शिप वॉज कॉन्ट्रैक्टेड ए शिप वॉज कॉन्ट्रैक्टेड टू बी सोल्ड एज कॉपर फास्ट एंड वेसल। वेसल मतलब वेसल वही शिप ही होता है, वेसल को का सिप का सिनोनिम्स कह सकते हो आप, वेसल है, बट एक्चुअली इट वाज ओनली अ पार्टली कॉपर फास्टेंड, मतलब की बोल रहा है कि कॉपर फास्टेंड वेसल है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि वो ओनली पार्टली कॉपर फास्टेंड है। हेल्ड दैट गुड्स डिड नॉट corresponded टू डिस्क्रिप्शन, मतलब कि गुड्स टू डिस्क्रिप्शन को मैच, उसे तो उसने कहा था कि मतलब उसने कहा था कि फुल्ली कॉपर होना चाहिए, बट वो कह रहा है कि पार्टली कॉपर है। डिड नॉट corresponding विद द डिस्क्रिप्शन, तो क्या होगा कि कुड बी रिटर्न इफ बायर टुक द गुड्स ही कुड क्लेम डैमेज ऑफ द ब्रीच। मतलब ये बोल रहे हैं कि वो तो या तो रेपुडिएट कर देगा कॉन्ट्रैक्ट कि भाई नहीं चाहिएगा, वॉइड, मुझे चाहिए ही नहीं, पूरा रेपुडिएट कर देगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो ये भी कर सकता है कि वो डैमेज क्लेम कर ले कि भाई तुमने, मैंने फुली बोला था, तुमने पार्टली दिया है, तो उसके लिए वो डैमेज भी ले सकता है। एक्ट इज नॉट डिफाइंड एज डिस्क्रिप्शन, मतलब इट मे बी रेफर टू द क्लास और काइंड ऑफ गुड्स। काइंड ऑफ गुड्स जो हैं वो नहीं माना जाएगा डिस्क्रिप्शन, क्लास ऑफ काइंड ऑफ गुड्स, कि इजिप्शियन कॉटन, जावा शुगर, इट मे इंक्लूड द कैरेक्टरिस्टिक एसेंशियल फॉर द, इट मे इंक्लूड, क्या इंक्लूड कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एसेंशियल फॉर आइडेंटिफिकेशन, किसी का मतलब किसी प्रोडक्ट का जो मेन वर्क है उससे भी आइडेंटिफाई करा जा सकता है, जैसे जूट पेल्स ऑफ द स्पेसिफिक शिपमेंट और स्टील फॉर द स्पेसिफिक डायमेंशन। जो कोई शिप जब जो स्टील है वो किसी स्पेसिफिक डायमेंशन के लिए है, कितना डायमेंशन लगेगा, तो वो बोल रहा है कि किसी कोई जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी गुड्स का उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सच डिस्क्रिप्शन ऑफन इन्वॉल्व दिस, दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट मैं करवा रही हूँ क्योंकि स्टडी मैट में था तो हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। सच डिस्क्रिप्शन ऑफन इन्वॉल्व द स्टेटमेंट अबाउट द गुड्स आइडेंटिटी सच एज ऑरिजिन और पैकिंग, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में हम ओरिजिन और पैकिंग आय से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसेंशियल ऑफ द गुड्स के कैरेक्टर को। एंड आइडेंटिटी डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द ईच केस। आइडेंटिटी जो है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के इंटरप्रिटेशन पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेल बाय सैम्पल। इन अ सेल बाय सैम्पल देयर आर इम्प्लाइड कंडीशन। अब सेल बाय सैम्पल क्या होता है, सेल बाय सैम्पल मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हम जैसे शॉप पे जाते हैं राइस परचेज करने, तो आप मान लो बड़ी वाली बोरी आती है ना राइस की, तो राइस तो ऐसा होता नहीं कि थोड़ा सा लेके आ जाओ, तो राइस की जो बोरी आती है, तो कभी भी जब मम्मी परचेज करने जाती है, आप कभी जाओगे मम्मी के साथ, तो वो लोग थोड़ा सा पहले देखते हैं कि हाँ ये वाला राइस चाहिए, तो फिर वो सैंपल देख लिया उन्होंने, तो वही पूरा पैकेट तो वही आएगा, तो वही है बल्क शैल बी मैच विद द सैंपल इन द क्वालिटी। जो बल्क है वो सैंपल से मैच होना चाहिए, वो इम्प्लाइड है कि जो आपको दिखाया गया वही आपको वो चावल के पूरे पैकेट में दिया जाएगा, आपको बोरी में जो देगा वो चावल, जो शॉप वाले देंगे अंकल, वो सैंपल को मैच हो रहा होगा, ठीक है। एंड द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द बल्क विद द सैंपल, मतलब कि ऐसा नहीं कि बोल दे कि ये वाला राइस है, मतलब मतलब एक पर्टिकुलर राइस का जैसे बोल दिया कि ये है बासमती राइस है, अब बस बोल दिया और आपको बोल दिया कि ये वाला राइस आपको मिल जाएगा, आपको आपने कहा कि भाई मुझे सैंपल देखना है, तो वो कह रहे नहीं सैंपल वैम्पल नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, और फिर वो अगर वो नहीं दिखाता है तो फिर वो आप उसको कैंसिल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, कि भाई नहीं चाहिए मुझे, सैंपल देख के ही कॉन्ट्रैक्ट करना है। The buyer shall have a reasonable opportunity to compare the bulk with the sample. सैंपल बल्क को सैंपल के साथ कंपेयर करने का की अपॉर्चुनिटी बायर के पास हमेशा होती है। गुड्स शेल बी फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट। गुड्स जो हैं वो हमेशा फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट होनी चाहिए। लेटेंट डिफेक्ट मतलब कि हिडन डिफेक्ट, मतलब कि जो आपको आप ऐसे गुड्स को देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। मान लो फॉर एग्जांपल आप गए गुड्स लेटेंट हिडन डिफेक्ट और नॉट अपरेंट फ्रॉम द रीजनेबल एग्जामिनेशन, इफ लेटेंट डिफेक्ट एग्जिस्ट द बायर मेड अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल आपको कोल्ड ड्रिंक परचेज करनी, जैसे कोक के लिए, अब कोक में अगर वो मान लो लीक होता है ना, तो उसका जो केमिकल रिएक्शन जो मतलब वो होता है, वो अगर वो निकल गया तो कोल्ड ड्रिंक की कोई वैल्यू नहीं है, आप खरीद के अगर उसको पियोगे भी तो और बेकार लगेगा वो आपको, है ना। जब लेकिन आपने पूरा पैकेट परचेज कर लिया, मान लो आपकी शॉप है, आपने अपने शॉप के लिए परचेज किया,
लेकिन जब आपके कस्टमर वो ओपन कर करके मतलब ओपन करके जब वो ले रहे हो, कह रहे हैं ये तो बेकार है, ये कहीं से लीक है, इसका तो सारा वही खत्म हो गया है, जो एसिडिक वो होता है वो सारा खत्म हो गया है, तो फिर वो तो कोई यूजफुल नहीं रहा ना। तो तो इसके लिए आप पूरे बंडल को ले जाके, आप लेटेंट डिफेक्ट है तो वो आपको तो बाहर से नहीं दिख रहा ना कि ये इसमें केमिकल रिएक्शन जो है वो तो टेस्ट करने पे ही पता चलेगा। तो वही है कि गुड शेल बी फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट, हिडन डिफेक्ट नॉट apparent from the reasonable examination. If latent defect exists, buyer can avoid the contract. मतलब उसके लिए आप वो सारे बॉटल्स लेके आप जा सकते हो, आप बोलोगे, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो कि भाई ये नहीं चाहिए मुझे, मेरे पैसे रिटर्न करो, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे आप कभी किसी कोई ड्रेस परचेज करने जाते हो, मान लो कोई टी शर्ट लिया आपने ब्लैक कलर की, मान लो, ठीक है, और आप लेके आए, आपने एक दिन पहना, मम्मी ने धोया, सारा कलर निकल गया, आपको इतना गंदा लग रहा है अब, तो आप वो टी शर्ट लेके जाओगे ना कि भाई ये क्या है, ये नहीं चाहिए मुझे, कलर एक दिन में निकल गया सारा। तो वो चीज़ जो है वो भी आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड, मतलब वो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिपीटेट कर सकते हो, ठीक है। सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन मतलब कि सैंपल से भी मैच होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन से भी मैच होना चाहिए, दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बल्क मस्ट बी बोथ, दोनों मैच होने चाहिए, मैच बोथ। इफ गुड्स मैच ओनली वन और नाइदर, बायर कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। मान लो सैंपल तो सही दिया, मतलब जो बोला था वही दिया, लेकिन डिस्क्रिप्शन में कुछ और ही लिखा था, डिस्क्रिप्शन जो हम आपने हमें दिखाया, आपने हमारी दुकान पे मान लो फॉर एग्जांपल राइस, जैसे हमने बोला था कि भाई आप आपने, लेकिन क्योंकि अब ये वाली कंडीशन कहाँ लगेगी, जब आपने कंडीशन बोथ दोनों की लगाई होगी कि जो लिखा है वही वो भी होना चाहिए और जो आपने दिखाया वो भी होना चाहिए, तभी लगेगा ये। तो ये बोल रहा है कि आपने मान लो फॉर एग्जांपल आपका वो है, रिटेल स्टोर है, वहाँ पे आप राइस बेचते हो, और आप होलसेल वाले के पास गए, आपको उसने सैंपल दिखाया, आपने सैंपल देखा, आपने कहा हाँ हाँ ये बासमती राइस मुझे, हाँ ये 10 थैली चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो बासमती राइस था ही नहीं, वो तो बिरयानी बनाने वाला कोई राइस था, या फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर नेम उसका था, लेकिन वो वाला राइस था ही नहीं। जब आपको मिला, क्योंकि उसका नाम जो है उसके डिस्क्रिप्शन से मतलब जो सैंपल दिखाया और जो डिस्क्रिप्शन दिया वो दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप रेपुटेट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, भाई तुमने बोला बासमती राइस, दिखाया मुझे कोई और भेज दिया ये, मतलब वो बोलेगा भाई जो दिखाया था वही तो भेजा, लेकिन आप बोलोगे ना आपने बोला कौन सा था मैंने तुम्हें, बासमती राइस ना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कर सकते हो तुम इसमें, अगर दोनों कंडीशन अगर आपने लगाई है तो, ठीक है। हाँ, और गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप लोगों को पूरा रिवीजन अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। इसमें देखो एक ये भी लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ए एग्री विद बी टू सेल द सर्टेन ऑयल, डिस्क्राइब द रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। वारंटी ओनली इक्वल्स टू सैंपल, जब बोल रहा है कि ए जो है एग्री विद द बी टू सेल द सर्टेन, ए जो है बी को सेल करता है ऑयल, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, वारंटी द इक्वल टू सैंपल, वो बोलता है कि जो सनफ्लावर ऑयल है ये सैंपल के साथ मैच होगा, गुड्स टेंडर वेर द इक्वल टू सैंपल, सैंपल के अकॉर्डिंग दे दिया, एंड बट कंटेंट मिक्स ऑफ हेम्प ऑयल अलॉन्ग विद द, अब जब लेकिन वो गुड्स आए तो पता चला कि उसमें वो मिक्स है, वो सनफ्लावर ऑयल में कोई हेम्प का मिक्स ऑयल जो है वो मिक्स है, तो बी जो है वो रिजेक्ट कर सकेगा, वो बोलेगा भाई मुझे प्योर सनफ्लावर ऑयल चाहिए था, आपने दिखाया भी मुझे वो था, लेकिन मुझे प्योर सनफ्लावर ऑयल चाहिए, डिस्क्रिप्शन से आपका गुड्स, आपका डिस्क्रिप्शन आपका सैंपल दोनों मैच होना चाहिए, अगर बोला है कि डिस्क्रिप्शन और सैंपल मैच होना मतलब मैच होना ही चाहिए, वरना मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा, ओके। हाँ, सैंपल बट डू नॉट कॉरस्पॉन्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा है तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस मीन्स जनरली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन रिगार्डिंग द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ अ गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज, हाउएवर an implied condition arise if buyer inform the seller for the specific purpose, ठीक है।
क्या बोल रहा है कि कोई देयर इज जनरली क्या होता है, कोई इम्प्लाई कंडीशन नहीं होती है क्वालिटी फॉर फिटनेस ऑफ द गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। हाँ, मतलब कि बोल रहा है कि जो गुड्स हैं वो जनरली नहीं बताया जाता कि ये फिटनेस है इसके लिए या स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, ऐसा नहीं माना जाता, इम्प्लाइड नहीं होता है जब तक कि स्पेसिफिकली नहीं बताया जाए कि दिस इज फॉर दिस गुड फॉर दिस पर्पस, ऐसा स्पेसिफिकली गुड्स पे ना बोला जाए तब तक ये नहीं माना जाता। हाउएवर implies condition arise if buyer inform the seller फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। मतलब मैं गई किसी शॉप पे, मैंने कहा कि मुझे वो चाहिए, क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, बिस्किट चाहिए। मैंने कहा बिस्किट अंकल मुझे इलायची वाली बिस्किट, ये इलायची वाली बिस्किट है ना, अगर मैंने पूछ लिया, मतलब मैंने बोला कि बायर इन्फॉर्म द सेलर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, मतलब मैंने बोला कि अंकल मुझे ये वाली बिस्किट चाहिए, तो फिर अंकल ने बोल दिया हाँ हाँ ये वही है, लेकिन तो अब वो एक्चुअल में कोई और बिस्किट निकली, तो फिर तो मैं नहीं लूंगी ना, मैं बोलूंगी मैंने बोला था ना आपको मुझे इलायची वाली बिस्किट चाहिए, तो वही है। फिर बायर इन्फॉर्म द सेलर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, बायर रिलाई ऑन द सेलर स्किल एंड जजमेंट। मान लो मैं गई किसी शॉप में, मान लो रेड टेप में गई मैं जूते परचेज करने, और मैंने उन्होंने, जैसे हम जाते हैं ना तो वो बोलते हैं कि ये ले लो आप, ये शूज अच्छे हैं, ये रनिंग के लिए अच्छे हैं, ये वैसे अच्छे हैं, वो बताते हैं ना। अब हमने मान लो एक पर्टिकुलर शूज हमने ट्राई किया, उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ये, मैंने कहा मुझे रनिंग के लिए चाहिए, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ ये रनिंग के लिए बेस्ट है। तो फिर अब उन्होंने बोल दिया ना, हमने उनके स्किल पे वो कर लिया, लेकिन जब मैंने पहना तो मुझे वो अब घर पे आके मुझे अनकंफर्टेबल लगा, तो और मतलब वो रनिंग के लिए मुझे लगा कि है ही नहीं, वो फिट नहीं है रनिंग पर्पस के लिए। तो वो हो सकता है, तो फिर वही है कि अगर हमने सेलर के जजमेंट पे, स्किल पे बिलीव किया और हमने गुड्स परचेज किए, तो उसके लिए फिर सेलर लाइबल हो जाएगा। कब कब लाइबल हो जाएगा, एक अभी मैंने बताया कि सेलर को अगर हम स्पेसिफिक अपना पर्पस बता देते हैं कि भाई मुझे ये गुड्स इस पर्पस के लिए चाहिए, ठीक, ये पर्पस के लिए सूट रहेगा ना, और उसने सूट करेगा ना, तो सेलर ने तुम्हें वही गुड्स दिए, तो फिर सेलर लाइबल हो जाएगा। और फिर सेलर की स्किल एंड जजमेंट से आपने गुड्स को ही परचेज किया, तो वो फिर भी सेलर लाइबल हो जाएगा, ठीक है। और सेलर जो है, और एक और कंडीशन है कि उसी गुड्स में डील करता है, मतलब आपको कोई गुड्स चाहिए थे, कोई पर्टिकुलर गुड्स, मान लो एप्पल आईफोन चाहिए था आपको, तो आप तो आईफोन एप्पल के शोरूम में ही जाओगे ना, आप वन प्लस के शोरूम में तो जाओगे नहीं। आप जब एप्पल के शोरूम में जाओगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये मुझे एप्पल के ही फोन डिलीवर करेंगे। आपने कहा कि ये हाँ मुझे, मैं अपने पेमेंट वेमेंट कर दिया, आपने कहा ये मेरे को घर पे भेजना, ये मेरा आईफोन। लेकिन जब डिलीवर हुआ तो पता चला कि वो था, सैमसंग का फोन निकला। तो वो फिर आप उसके लिए तो आप ऐसा प्रिज्यूम करते हैं ना कि एप्पल के शोरूम से हमें एप्पल का ही गुड्स डिलीवर होगा, वैसा। कंडीशन डज नॉट अप्लाई इफ गुड्स आर सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क और पेटेंट। मतलब कि देखो, इसका एक एग्जाम्पल भी है नीचे, मैं वही बताऊंगी आपको। इफ द पर्पस ऑफ एविडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ गुड्स एंड पार्टीज कंडक्ट बायर नीड नॉट टू बी एक्सप्लिटली स्टेटेड। मतलब कि जो ट्रेडमार्क, मान लो आपको लैपटॉप लेना था, आप गए शोरूम में, आपने कहा कि मुझे एचपी का लैपटॉप चाहिए या डेल का लैपटॉप चाहिए, कोई भी, या आपने कहा कि एप्पल का लैपटॉप चाहिए मुझे, ठीक है। तो आपने एप्पल का, सॉरी एचपी का लैपटॉप चाहिए, आपने कहा। उम, तो एचपी का लैपटॉप चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा अरे डेल का सर, डेल मैं मतलब जो शोरूम में होते हैं ना मैनेजर्स, वो जो डील जो देखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप डेल का ले लीजिए, एचपी इज नॉट सो गुड। तो फिर सॉरी सॉरी मतलब डेल का, मुझे डेल परचेज करना था, लेकिन मैं शोरूम में गई तो डीलर ने मुझे, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, सॉरी तो डीलर ने मुझसे कहा कि आप डेल का मत लीजिए, एचपी का अभी ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंड में है, एंड अच्छा है, उसकी सारे फीचर्स बताए कि ये है। तो हमने अगर, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो भाई मुझे एचपी का नहीं चाहिए, मुझे डेल का ही चाहिए। मैंने उस ट्रेडमार्क पे बिलीव किया। तो अगर आप ट्रेडमार्क पे बिलीव करके ले रहे हो, इफ पर्पस इज एविडेंट, क्या बोल रहा है, इफ पर्पस इज एविडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ गुड्स ऑफ द और द पार्टी कंडक्ट, द बायर नीड नॉट टू बी एक्सप्लिटली स्टेटेड इट। बायर को एक्सप्लिसिटली फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करने की वो नहीं होगा, वो कंडीशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। ए परचेज सेट ऑफ फॉल्स टीथ फ्रॉम द बी, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट से ए ने टीथ परचेज किए, जो होते हैं ना, टीथ परचेज किया, जो
जैसे जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो लोग लेते हैं फॉल्स टीथ, और ए के माउथ में वो फिट, ए ने परचेज किया लेकिन वो ए के माउथ में वो फिट ही नहीं हो रहा है, तो अब ए उसको लेके क्या करेगा, जब उसने तो वो अपने 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 साइज के अकॉर्डिंग ही बनवाया होगा, बट वो फिट ही नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर सकता है उस टीथ को, रिफंड क्लेम कर सकता है। ए वॉज एंटाइटल्ड फॉर द रिफंड एंड स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच गुड्स वर परचेज वॉज नॉट फुलफिल्ड। ओके, क्योंकि उसका पर्पज ही फुलफिल नहीं हो रहा है। एफ ए आस्क बी फॉर द मेरिट स्विंग मशीन, मेरिट का कोई ब्रांड होगा उसका स्विंग मशीन के लिए बी सप्लाई करता है। सिंस ए रिलाई ऑन द ट्रेड नेम ऑफ द रादर देन बी स्किल एंड जजमेंट, देयर वॉज नो इम्प्लाइड कंडीशन फॉर फिटनेस फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। मतलब कि आप किसी ट्रेडमार्क और नेम पे जा रहे हो, जो वही बोल रहा है कि मेरिट का स्विंग मशीन आपने खरीदा, ना कि उस डीलर का आपने सुना कि उसके जजमेंट के बेसिस पे नहीं खरीदा, आप खुद गए, आप खुद ने कहा कि मेरे को मेरिट का चाहिए, फिर वो सेलर का नहीं, अब उस ब्रांड के लिए, ब्रांड वाला जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। देयर वॉज नो इम्प्लाइड कंडीशन फॉर द फिटनेस ऑफ ए पर्टिकुलर पर्पज, आपके पर्पज के लिए ये फिट है नहीं है वो अब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपने ब्रांड के वैल्यू के बेसिस पे खरीदा है। ठीक है। एज अ जनरल रूल बायर ड्यूटी थॉरली एग्जामिन द गुड्स बिफोर परचेज, मतलब कि ये जनरल रूल ये कहता है कि बायर को पता होना चाहिए कि वो क्या परचेज कर रहा है, ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज द रूल केविट एम्पटर, एम्पटर जो है मीन्स लेट द बायर बी अवेयर, मतलब ये आप बहुत जगह अभी सुनोगे कि लेट द बायर बी अवेयर, मतलब कि बायर को है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्या परचेज कर रहा है, वो सारी चीज कंडीशन उसकी मैच हो रही है नहीं हो रही है, ये माना जाता है कि वो बायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। केविट एम्पटर, ये याद रखना, केविट एम्पटर ये इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी व्हेन द गुड्स आर बॉट बाय द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर who deals in the goods of that description, there is implied condition that goods must be merchantable condition। मतलब मैं गुड्स, मान लो मैंने मिस्टर एक्स से कोई गुड्स परचेज करे, तो अब ऐसा नहीं, मुझे गुड्स ऐसे मिलने चाहिए कि मैं उसे खुद मार्केट, मतलब तुरंत के तुरंत बेच सकता हूँ, मार्केटेबल कंडीशन, सेलेबल कंडीशन में होनी चाहिए वो। गुड्स मस्ट बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फॉर द कंडीशन, फॉर दिस कंडीशन टू अप्लाई गुड्स मस्ट बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन एंड द सेलर मस्ट बी डीलर इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। मतलब मर्केंटेबल कंडीशन के लिए दो कंडीशन बताई गई कि कंडीशन अप्लाई होते हैं कि जो गुड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग परचेज होनी चाहिए, और जो सेलर है मस्ट बी डीलर इन द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, मतलब गुड्स जो हैं वो उसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो होने चाहिए, सेलर उसका वो सेलर जो है उसी का डीलर होना चाहिए। इफ बायर हैज एग्जामिन द गुड्स एंड नो इम्प्लाइड कंडीशन अप्लाई रिगार्डिंग द डिफेक्ट दैट शुड बी revealed by the examination। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो मतलब बायर ने एग्जामिन किया गुड्स लेकिन कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है, अप्लाई नहीं होता रिगार्डिंग द डिफेक्ट दैट शुड बी रिवील बाय द एग्जामिनेशन, जो डिफेक्ट को रिवील करे एग्जामिनेशन से। मर्केंटेबल क्वालिटी क्या होती है, इसमें बताया गया मर्केंटेबल क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी मतलब कि रेफर्स टू द गुड्स दैट ऑर्डिनरी पर्सन would accept as goods of that description through it does not imply any legal right or title to sell। मतलब कि गुड्स जो है वो ऑर्डिनरी पर्सन एक्सेप्ट करेगा गुड्स को उसकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब एक आम आदमी गुड्स को परचेज करने जाते तो हम बिलीव करते कि जो डिस्क्रिप्शन पे लिखा है वही गुड्स हमें मिल रहे हैं। इट डज नॉट इम्प्लाई एनी लीगल राइट और टाइटल टू सेल, मतलब कि अब और हम ऐसा नहीं है कि अब उसमें गुड्स डज नॉट इम्प्लाई एनी लीगल राइट और टाइटल टू सेल, कि अब उसने बेच दी और फिर वो कि वो फिर किसी और को भी बेच रहा है, ऐसा नहीं। वो लीगल राइट जो है मर्केंटेबल क्वालिटी में होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ मुझे भी बिक गए फिर किसी और को भी बेच दिया उसने, ऐसा नहीं। और कुछ जो है वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अब देखो एक एग्जांपल दे रखा है, इफ अ पर्सन ऑर्डर मोटर हॉर्न फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ द हॉर्न एंड द हॉर्न सप्लाई फ्रॉम द स्ट्रेचेस एंड उस पे जो है वो स्क्रैच है, मान लो स्क्रैच लगा हुआ है उस पे, एंड द डैमेज ओइंग बैड पैकिंग ही इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट एज द अनमार्केटेबल, मतलब कि वो जो पर्पस है वो क्वालिटी मैच नहीं कर रहा है नहीं। मतलब कि हॉर्न जो है प्रॉपर होनी चाहिए, कुछ खराबी नहीं होनी चाहिए, मतलब स्क्रैच नहीं होना चाहिए। कोई भी कुछ हम परचेज करते हैं तो वो ऐसे होनी चाहिए कि नए लगे, दिखने में ही लगे, ऐसे स्क्रैचेस होगा तो कौन ही परचेज करेगा, कोई नहीं परचेज करेगा ना। वही कंडीशन एज होलसमनेस, होलसमनेस मतलब कि
कोई गुड्स आपने परचेज किया, ठीक है, और उसमें हमने वो ईटेबल कंडीशन, मतलब कि अब आप मान, जैसे अब हम मार्केट, अभी हम स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हैं या कुछ भी एग्जांपल ले लो, केक आपने ऑर्डर किया, लेकिन आपने जब केक ऑर्डर किया, केक आपके पास आया, वो ईटेबल कंडीशन, ऐसा नहीं ना कि कुछ हाँ इसको रखना पड़ेगा या कुछ ऐसा नहीं, लाया हमने जब खाया तो उसमें मान लो हमें उसका टेस्ट मतलब ऐसा था कि जैसे पुराना हो गया वो केक, तो लेकिन अब उसके लिए तो हम स्यू कर सकते हैं ना कि भाई ये टेस्ट कैसा है, ये 4-5 दिन पुराना लग रहा है, तो उसके लिए तो हम कह रहे हैं होलसमनेस, मतलब कि जब वो आया वो होलसम होना चाहिए, मतलब उसको हम तुरंत के तुरंत खा सके, ईटेबल प्रोविजंस होनी चाहिए, ईटेबल एंड प्रोविजंस, देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड मस्ट बी होलसमनेस इन एडिशन टू कंडीशन ऑफ मार्केटेबिलिटी, मार्केटेबिलिटी की एडिशन में। फॉर एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लो हम गए शॉप पे, हम एक ब्रेड का पैकेट लेके आए, ब्रेड का पैकेट लेके आए, जब हमने खाया 2-4 ब्रेड खा ली, उसके बाद पता चला उसमें अंदर एक वो मिला हमें, मान लो कोई इंसेक्ट मरा हुआ, उसमें छोटा सा मक्खी मिली, अब वो तो हमने 3-4 खा लिए, उसके बाद पता चल रहा है, तो वो मर्केंटेबिलिटी, आई नो इट्स वेरी बैड एग्जांपल बट स्टिल तो वो जो है वो ब्रेड आप लेके आप शॉप पे जा सकते हो कि भाई ये क्या दे दिया इसमें, वो है, तो उसके लिए आप वो पूरा रेपुडिएट कर सकते हो आप कि भाई ये नहीं चाहिए, मतलब फिर भी आप खा गए हो, फिर भी आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। ए सप्लाई, देखो क्या लिखा है, ए सप्लाई एफ विद मिल्क, milk contained typhoid germs, and the F wives consumed the milk and was infected and died. Hence there was breach of condition for the fitness and the A liable for the pay damage. मतलब कि एक केमिकल था उसमें जो टाइफाइड जर्म्स के वाला होता है, जिसकी वजह से जो एफ थी उसकी वाइफ की डेथ हो गई, उसकी वजह से इन्फेक्टेड होने की वजह से, तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया, उसके लिए अब डैमेजेस उसको मिलेंगे, एफ को डैमेजेस मिलेंगे सप्लायर से, ए से डैमेजेस उसको मिलेंगे, ठीक है। Implied warranty. These are the warranty the law presume to be the part of the contract of sale, even if not expressly stated. Implied warranty are included in every contract unless explicitly excluded by parties agreement in course of dealing or trade usage. मतलब ये बोल रहा है कि इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है, जो लॉ प्रिज्यूम करता है कि वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, मतलब कि वो होंगे ही होंगे, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ये तो होंगे। इवन इफ नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड, इम्प्लाइड वारंटी इंक्लूड इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, अनलेस एक्सप्लिसिटली मतलब कि बोलकर या लिखकर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में से वो पर्टिकुलर चीज जब तक हटाई नहीं, ठीक है, बाय द पार्टीज एग्रीमेंट इन कोर्स ऑफ डीलिंग एंड ट्रेड यूसेज। ट्रेड यूसेज मतलब कि जो जनरली होता है, मतलब आप सब्जी खरीदने जाओगे तो ट्रेड यूसेज है, आपको मिर्ची मिलेगी अब नहीं है लेकिन पहले था, तो वो है कि ट्रेड यूसेज है कि मिलेगी मिलेगी, जस्ट अ सिली एग्जांपल। एम्प्लॉयड वारंटी अंडर सेक्शन 14 एंड 16 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। इम्प्लाइड वारंटी अंदर इम्प्लाइड वारंटी के क्या क्या कंडीशन है, वारंटी एज अनडिस्टर्ब्ड पोसेशन। अनडिस्टर्ब पोसेशन का मतलब क्या होता है कि जो बायर है सिर्फ उसी के पास मतलब उसी के पास गुड्स है, मतलब कि जो उसने खरीद लिया तो वो गुड्स जो है वो उसी के हैं। देखो अब इसमें एक एग्जांपल और है, मतलब कि किसी और को सेलर ने सेल नहीं किया है गुड्स, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है, बायर एंटाइटल्ड टू quit possession of the goods if possession is disturbed later, buyer can sue the seller for the breach of bargain। मतलब अब मान लो मैंने परचेज कर लिया, उसके बाद पता चलता है कि ये गुड्स तो उसने किसी और के थे या किसी और को भी बेचा हुआ है, तो सेलर ने, तो उसके लिए वो बायर जो है वो बायर कैन स्यू द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी, स्यू कर सकता है वो ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए। जैसे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, एक्स बाय लैपटॉप फ्रॉम वाई, एक्स जो है लैपटॉप बाय करता है वाई से, ठीक है, एंड इट्स टर्न आउट टू बी स्टोलन एंड रिटर्न इट टू द राइटफुल ओनर। मतलब कि एक्स ने लैपटॉप परचेज करा वाई से, लेकिन पता चला कि वाई का था ही नहीं, वो तो किसी ए का था। अब ए को तो वापस करना पड़ेगा ना, जब अगर उसका है तो तुमने ओनर तो वो हो गया, तो उसने ए को रिटर्न करा, एक्स ने गुड्स। वाई इज लाइबल फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी एंड अनडिस्टर्ब्ड पोसेशन, तो एक्स कैन क्लेम द डैमेज फ्रॉम द बोथ द प्राइस एंड द डैमेजेस। मतलब कि जो भी उसको डैमेजेस हुए, मतलब उसकी वजह से अगर कोई और भी डैमेजेस हुए होंगे तो उसके लिए भी क्लेम कर सकता है और प्राइस के लिए भी क्लेम कर सकता है।
वारंटी एज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस मीन्स क्या होता है कि चार्जेस, चार्जेस जैसे अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट वाले में कि चार्जेस मतलब कि मुझे कोई गुड्स, मोस्टली बैंक वैंक के केसेस में होता है कि चार्ज क्रिएट करना, मतलब कि कोई मुझे मान लो लोन चाहिए था, एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे लोन चाहिए था जिसके लिए मैंने बोला बैंक को कि आप ना ये मेरे गोडाउन में जो मेरा पूरा माल रखा है ना, सामान रखा है, आप इस पे चार्ज क्रिएट कर लो, आपको ये हमेशा मिलेंगे, या मतलब कि गुड्स रहेंगे मेरे पास ही, लेकिन अथॉरिटी इस पे गवर्नमेंट की हो जाएगी, मतलब बैंक वालों की हो जाएगी। तो वो होता है चार्ज क्रिएट करना। ठीक है, गुड्स हैं मेरे पास ही रखे हुए हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट, सॉरी, बैंक वालों की अथॉरिटी अब उस पे चलेगी, उस पे चार्ज उसका बैंक का चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चार्जेस मेनली आई थिंक इंटर में है, या फाउंडेशन, देखते हैं, चलो। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस, द गुड्स मस्ट बी फ्री। चार्जेस का एक चैप्टर है वैसे इंटर में, लॉ में, तो उसमें आप पढ़ोगे, फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस और इनकम्बरेंस इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी अनलेस डिस्क्लोज टू द बायर बिफोर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो कोई चार्जेस है तो या तो आप उनको एक्सप्रेसली बता दो कि भाई इस पे चार्जेस है, या ये तुम्हें पे करना होगा। ठीक है, अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो कैंसिल, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है देखो, ए प्लेज करता है इस कार टू सी, सी को प्लेज कर दिया उसने अपना कार फॉर द लोन ऑफ 15,000 रुपीज के लिए उसने अपना कार परचेज किया, सी को, ए ने किसको किया, सी को, एंड प्रॉमिस टू डिलीवर द पोसेशन नेक्स्ट डे, बोला कि नेक्स्ट डे मैं पोसेशन डिलीवर पोसेशन ले लूंगा। एंड ए देन ए ने क्या किया, सेल द कार टू को कर दिया में, बाय गुड, कैसे नहीं, उसको चार्ज इस पे नहीं, उसने पता था without can either for the and over the, ठीक है, या तो एक ये कर जो को बोल कि भाई फिट इन सकता है, या फिर सकता है पूरा एज टू फिटनेस ऑफ ट्रेड, तो मतलब होता है माना, ये और तो इम्प्लाइड है कि ये ऐसा ही होगा, वो चीज है कंडीशन, मतलब ट्रेडिशन टाइप। And the implied warranty may be attached of the goods and quality for fitness for the particular purpose based on the trade usage. Let the buyer be aware generally apply, but there is a exception. देर आर एक्सेप्शन, मतलब कि बोल रहा है कि जो गुड्स है वो माना जाएगा कि मान लो अगर कोई गुड्स यूज हो रहे हैं किसी पर्पस के लिए पहले से ही, तो माना जाएगा कि हाँ ये ऐसा ही है, ऐसे ही यूज होते हैं, तो वो ट्रेड यूसेज जो ट्रेडिशन बना हुआ है वही चल रहा है। बोल रहे, और इसमें बोला कि रूल ऑफ लेट द बायर बी अवेयर जनरली अप्लाई होते हैं, बट उसके भी एक्सेप्शन है। ठीक है, उसके अब देखो क्या बोला, एक है डेंजरस डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अब ये पहले वाला आपको समझ आ गया ना, जो ये था फिटनेस ऑफ यूसेज ऑफ ट्रेड वाला, ट्रेडिशन वाला, कि मतलब जो ट्रेंड चल रहा है हम माना जाएगा कि कोई पर्टिकुलर गुड्स है वो उसी पर्पस के लिए ही यूज होगा। कोई कंडीशन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कंडीशन हो, वो जो पर्पस के लिए गुड्स मतलब पहले से यूज हो रहे हैं वही ट्रेडिशन में चलता रहेगा। मैं रिपीट कर रही हूँ कि भाई अगर कुछ रह जाए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, इफ गुड्स आर डेंजरस द बायर इज अनअवेयर ऑफ द डेंजर, द सेलर मस्ट बी वार्न द बायर, फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस। मतलब कि कोई गुड्स परचेज किया, अब वो डेंजरस नेचर का है, लेकिन बायर को पता ही नहीं है, बायर जो है अनअवेयर है फॉर द डेंजर, उस डेंजर के लिए सेलर मस्ट वार्न करेगा बायर को, फेल टू डू सो इट मे रिजल्ट इन लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस, फेल हो गया तो उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे।
मतलब कि जो भी गुड्स हैं अगर वो डेंजरस नेचर के हैं तो बायर अनअवेयर नहीं होना चाहिए, और कुछ भी अगर नुकसान होता है बायर को तो जो सेलर है वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा। फेलियर अगर उसने नहीं बताया तो लाइबिलिटी पूरी की पूरी सेलर पे आ जाएगी। केविन एम्प्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है। केविन एम्प्ट मतलब लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो केयरफुली सेलेक्ट करे गुड्स को। इफ गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव बायर कैन नॉट होल्ड the seller liable, seller is not obligated to disclose the defect। ये बोल रहा है कि बायर जो है कैन नॉट होल्ड द सेलर फॉर लाइबल, बायर को सेलर को तुम नहीं बोल सकते तुम्हारी लाइबिलिटी है, तुम देखो गुड सही है, तुम्हारे पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं, तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रूल में ये बोला गया है कि रूल है कि लेट द बायर बी अवेयर, केविट इम्प्टर, मतलब कि बायर को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो केयरफुली अपने गुड सिलेक्ट करे, उसके पर्पस जो है उसके लिए ही सिलेक्ट करे, डिफेक्टिव नहीं हो, और सेलर जो है वो लाइबल नहीं होगा। नो ऑब्लिगेटरी टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट, सेलर जो है कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है डिस्क्लोज द डिफेक्ट, मतलब सारा का सारा पल्ला झाड़ दिया बायर के ऊपर कि बायर तू देख ले, अब सारा का सारा वो कर दिया इसमें, ठीक है। if the buyer it is the buyer duty to ensure goods will be serve the intention of the purpose, मतलब तुम्हें अगर कोई गुड्स चाहिए किसी पर्पस के लिए तो तुम देखो कि ये पर्पस तुम्हारा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। डिफेक्टिव इज अनसुटेबल, अगर गुड्स जो है वो डिफेक्टिव है या अनसुटेबल है, इफ बायर रिलाई ऑन हिज ओन जजमेंट, और सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। हर जगह ही बोल रहे सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, सेलर इज नॉट। इस रूल का पर्पस ही यही है कि बायर को लाइबल ठहराओ हर चीज के लिए, ठीक है। State that unless otherwise specified in the law there is no implied warranty and condition regarding the quality or fitness। ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि क्वालिटी और फिटनेस को लेके कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी है ही नहीं। मतलब कि ये जो है कोई फिटनेस प्रोवाइड करे या क्वालिटी पर्टिकुलर क्वालिटी प्रोवाइड करे, ऐसा कोई इम्प्लाइड नहीं है। मतलब जब तक आप एक्सप्रेसली लिख के नहीं बताओगे अपने गुड्स पे, ऐसा कुछ इम्प्लाइड नहीं करा जाएगा कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी है या क्वालिटी बहुत बेस्ट है, ऐसा अज्यूम नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखो कंडीशन, अब ये तो बोल दिया कि बायर बी अवेयर, बायर बी अवेयर मतलब कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो कुछ कंडीशन बताएं जिसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, ये हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। मतलब कौन कौन से केसेस में, या तो जो इफ बायर हैड मेड द नोन टू द सेलर फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स, मतलब बायर ने बता दिया कि मेरे को ये इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। या फिर बायर ने जो परचेज करा है, बायर रिलाइड ऑन द सेलर स्किल एंड जजमेंट, बायर ने सेलर के स्किल एंड जजमेंट के बेसिस पे ही गुड्स परचेज करे हैं, ठीक है। एंड सेलर बिजनेस इज सप्लाई गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन, मतलब कि ऐसा, मतलब कि कोई पर्टिकुलर गुड्स है जो सेलर के डिस्क्रिप्शन पे ही बनाए, मतलब सेलर कोई गुड्स बेचता है, वो पता है कि ये पर्टिकुलर गुड्स यही सेलर बेचता है, वो उसी चीज में डील करता है, वही डिस्क्रिप्शन के गुड्स बेचता है। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा हम अज्यूम नहीं कर सकते कि हमें ये अगर अगर सेलर एक्स क्वालिटी एक्स वाली गुड्स में डील करता है तो हम ये सपोज नहीं करेंगे कि ये हमें कोई वाई गुड्स उठा के दे देगा। नहीं, अगर आप डील उसमें करते हो, पता है, डिस्क्रिप्शन है, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो, सेलर आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तीन चीज हमने पढ़ ली। द नोन टू द सेलर फॉर द पर्पस ऑफ द गुड्स परचेज, सेलर की स्किल सेट और जजमेंट, एंड सेलर गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। गुड्स बेचता है वो जो डिस्क्रिप्शन है। हम्म, ठीक है। एग्जाम्पल अब ये दो, ये वाला एग्जाम्पल एक मैं बता देती हूँ। 16 वाला 15 वाला आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ए परचेज करता है हॉर्स फ्रॉम बी, ए नीड टू हॉर्स टू राइड बट ही डिड नॉट मेंशन दिस फैक्ट टू द बी, द हॉर्स इज नॉट सुटेबल फॉर द राइडिंग, दिस इज सुटेबल ओनली फॉर बीइंग ड्राइवन द कैरेज, मतलब कि वो जैसे होता है ना गुड्स कैरी करने के लिए वो सुटेबल है, वो हॉर्स राइडिंग राइडिंग के लिए पर्पस नहीं के लिए सुटेबल नहीं है, बताया ही नहीं। Caveat emptor rule apply here, so A is neither reject the horse or nor can be claimed compensation from buyer। A मतलब कि हॉर्स परचेज कर लेता है भी, और ए और ए ने अपने राइडिंग के लिए परचेज किया, उसने बोला भी नहीं, वो गया सीधा हॉर्स परचेज किया और घर लेके आ गया। नहीं, अब तुझे जिस पर्पस के लिए चाहिए था, अगर वो पहले से बता देता कि मुझे राइडिंग के लिए चाहिए था तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होता, लेकिन अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया फैक्ट बी को, तो फिर तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। बोले भाई तुम आए थे हॉर्स परचेज करने, मैंने दिया तुम्हें, मेरे को क्या अंतर्यामी थोड़ी हूँ तुम्हें किस पर्पस के लिए चाहिए।
एक्सेप्शन ऑफ केविन टेम्पटर की एक्सेप्शन क्या है? फिटनेस एज क्वालिटी टू यूज, इफ बायर इन्फॉर्म द सेलर टू इंटेंडेड पर्पस, रिलाई ऑन द स्किल, सेलर स्किल एंड जजमेंट। ये अपने ऊपर भी पढ़ा था ना, वो 3 कंडीशन में से एक कंडीशन है कि अगर सेलर अपना इन स्किल एंड जजमेंट से कोई गुड्स बताता है, लेता है, या फिर इन बायर जो है वो अपना इंटेंडेड पर्पस बता देता है कि मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए गुड्स, या फिर सेलर जो है वो टिपिकली उसी टाइप के गुड्स में डील करता है, तो फिर वो जो है एक्सेप्शन होगा, बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, अब तो केस लॉज है, ये आ सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। प्रिस्ट वर्सेस लास्ट का केस लॉ है। पी इज अ ट्रैपर बॉट अ हॉट वाटर बॉटल, मतलब मान लो एक कोई पी बंदा था, उसने हॉट वाटर बॉटल फ्रॉम द केमिस्ट शॉप से परचेज किया। इफ आस्क इफ ही कुड विद स्टैंड बॉइलिंग वाटर, उसने पूछा कि ये बॉइलिंग वाटर बॉटल है ना, तो केमिस्ट ने कंफर्म किया कि हाँ हाँ ये वही, हाँ ये है, ये गर्म पानी वाले बॉटल ही है, बट द बॉटल जो है वो ब्लास्ट हो गया एक तरह से मान लो, एंड इंजर्ड हो गई पी की वाइफ, एंड केमिस्ट वाज हेल्ड लाइबल फॉर फेलिंग फॉर द प्रोवाइडिंग बॉटल फिट फॉर द इंटेंडेड पर्पस। तो केमिस्ट जो है वो लाइबल होगा कि बॉटल अगर वो हो गई और उसकी वाइफ, बॉटल ब्लास्ट हो गया और उसकी वाइफ इंजर्ड हो गई, तो उसके लिए जो है वो केमिस्ट वाला शॉप ओनर वो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसने कंफर्म किया था। ठीक है, बॉम्बे ब्रूमा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड अगा मोहम्मद। ठीक है, timber purchased for the use of railway sleepers was unfit for the purpose, and the contract was held void as the buyer has specified the intended use. If the item can only be used for one purpose, buyer need not to be specified. However, if it is a multiple use, buyer must inform the seller to the intended use to hold the seller for responsible. देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक वो है, केस लॉ है, टिम्बर परचेज किया फॉर यूज ऑफ रेलवे स्लीपर वाज अनफिट फॉर द, मतलब कि वो टिम्बर परचेज किया, लेकिन पता चला कि वो टिम्बर जो थे, वो जो लकड़ियां थी वो अनफिट है वो उसको बनाने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। एज द बायर स्पेसिफाइड करा था उसने अपना इंटेंशन कि भाई मुझे ये स्लीपर का वो बनाना है, रेलवे का ये कुछ बनाना है। If an item only can only be used for one purpose, then buyer need not to be specified. मान लो कोई पर्टिकुलर गुड्स है जो एक ही पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज होता है, तो बायर को फिर अपना इंटेंशन बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपल यूजेस होते हैं तो बायर को अपना इंटेंशन इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेलर को, इंटेंडेड यूज फॉर द होल्ड द सेलर फॉर द रिस्पॉन्सिबल, सेलर को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स परचेज अंडर पेटेंट एंड ब्रांड नेम। अगर गुड्स आप परचेज करते हो ब्रांड नेम में या पेटेंट के ऊपर, तो नो इम्प्लाइड कंडीशन फॉर फिटनेस और फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, बायर कैन रिलाई ऑन द ब्रांड नेम। क्योंकि बायर, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आप बायर ब्रांड नेम पे किसी पर्टिकुलर ब्रांड पे जाते हो, तो आपको कोई इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ फिटनेस और मतलब उसकी नहीं मिलेगी, मतलब आप ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आप ब्रांड पे रिलाई कर रहे हो, तो वो आप उसके लिए ब्रांड को डैमेज स्यू कर सकते हो कि अगर कोई पर्टिकुलर, क्योंकि ये कोई स्किल सेट नहीं है किसी सेलर का, वो तो ब्रांड है। आपको आप अज्यूम करके आए हो कि ये मतलब कोई ब्रांड होता है, फिर मान लो टाटा का ब्रांड है, तो हमें पता है कि उसमें क्वालिटी होगी, है ना, तो वही चीज़ है। तो आप पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, तो आप उस पे सेलर को स्यू नहीं कर सकते हो। आपको कोई कुछ होता है तो आप मे बी उसके लिए आप उस पे कर सकते हो, ब्रांड को केस कर सकते हो अगर आपको किसी चीज़ के लिए कोई डैमेज होता है तो। सेलर गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, एंड वही है देखो, ऊपर अभी हमने क्या पढ़ा, केस लॉ पढ़ा अभी हमने, एक्सेप्शन ऑफ केविन डेम्पटर, उसका उसमें एक फर्स्ट ये था फिटनेस और क्वालिटी, उसके बाद गुड्स परचेज अंडर पेटेंट एंड ब्रांड नेम, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हो गई है। सेकंड परचेज अंडर ब्रांड नेम, तो इसके लिए आप सेलर को वो नहीं कर सकते, पेटेंट या ब्रांड नेम में कर रहे हो। फिर गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, व्हेन गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन देयर मस्ट बी कॉरस्पॉन्डेंट विद द डिस्क्रिप्शन, इफ डोंट सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। मान लो आपने किसी पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग गुड्स परचेज किया कि आपको ये क्वालिटी का गुड्स चाहिए, आपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग गुड्स परचेज किया, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। गुड्स मर्केंटेबल क्वालिटी, गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब कि गुड्स जो है जो मर्केंटेबल, मतलब मैं गुड्स आर बॉट बाय द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर हु इज डीलिंग द गुड्स, दे मस्ट बी मर्केंटेबल क्वालिटी।
मर्केंटेबल मतलब कि अगर मैं उसको बेचना चाहूँ तो तुरंत बेच सकती हूँ। मर्केंटेबल वो सेलेबल होनी चाहिए कंडीशन में। केविड एम्प्टर डज नॉट अप्लाई द लेटेंट डिफेक्ट, लेटेंट डिफेक्ट पे नहीं होता, मतलब लेटेंट डिफेक्ट मतलब हिडन डिफेक्ट पे केविड एम्प्टर नहीं लगता। लेकिन इफ डिफेक्ट इज विजिबल अपॉन द एग्जामिनेशन बायर कैन नॉट होल्ड द सेलर लाइबल, मतलब कि आप आपको राइट था कि आप एग्जामिन कर सकते हो और आपने एग्जामिन किया फिर भी आपको नहीं पता चला, फिर आप लाइबल हो। मतलब ये बोल रहा है कि कोई हिडन डिफेक्ट है उसके लिए बायर लाइबल नहीं है, सेलर लाइबल होगा। लेकिन अगर कुछ विजिबल है डिफेक्ट जिसे आप एग्जामिन करके पता कर सकते हो, फिर उसके लिए बायर लाइबल होगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, मर्केंटेबल क्वालिटी वाले में। नेक्स्ट है हमारे पास सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल इफ बल्क डज नॉट मैच विद द सैंपल, तो क्या है, केविड एम्प्टर डज नॉट अप्लाई, मतलब वही की सैंपल, जो ये सारे ऊपर वाली कंडीशन है, जो इम्प्लाइड वारंटी वाला कंडीशन में पढ़ा था ना, वो वाली कंडीशन है। तो इसमें भी देखो, अगर बल्क के साथ सैंपल के साथ बल्क मैच नहीं होता है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं हम कि वो कैसे बायर कर सकता है कि नहीं नहीं कि तुम ही सेलर कैसे कह सकता है कि तुम बायर तुम रिस्पॉन्सिबल हो, सैंपल वही है, अलग है, तो फिर सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा ना, उसने अलग गुड्स भेजे हैं। तो वही है कि केविड एम्प्टर डज नॉट अप्लाई। गुड्स सोल्ड बाय द सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, व्हेन गुड्स आर बॉट बाय बोथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, गुड्स मस्ट बी बोथ, मतलब मैच होना चाहिए दोनों से। दे डोंट द बायर कैन रिजेक्ट दैम। फिर ट्रेड यूसेज वाला जो ऊपर ही पढ़ा था हमने, सेम है। ट्रेड यूसेज मतलब कि कोई ट्रेडिशन है कि अगर ये गुड्स परचेज करेंगे तो इसके साथ, फॉर एग्जांपल इफ यू बाय सम, मतलब वही एक सा एग्जांपल है, सब्जी परचेज करते हो तो आपको मिर्च मिलेगी फ्री में, 2-4 मिर्चियाँ देंगे सब्जी वाले अंकल। तो वही है कि वो है, ट्रेड है। वही बोल रहा है कि इम्प्लाइड वारंटी बेस्ड ऑन द ट्रेड यूसेज अप्लाई, इफ सेलर डेविएट फ्रॉम द यूसेज केविड एम्प्टर डज नॉट अप्लाई। केविड एम्प्टर नहीं, अगर अगर तुम उस ट्रेडिशन से भटकते हो सेलर, तो तुम्हारे ऊपर केविड एम्प्टर नहीं लगेगा और तुम, सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। सेलर कंसील द डिफेक्ट और कमिट फ्रॉड, अगर सेलर जो है कुछ कुछ चीजें छुपाता है जो कि जरूरी थी बायर के जानने के लिए, उसने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किया या कंसील किया डिफेक्ट को, कंसील मतलब छुपाया डिफेक्ट को, कुछ उसमें डिफेक्ट था गुड्स में, उसको सेलर ने छुपाया या मिस रिप्रेजेंट किया, कुछ चीज को बोला कि अरे ये तो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, ये हमारी कार जो है ये इतना स्पीड देती है, इतना ये इंजन है, ये माइलेज है। बट एक्चुअल में जब चलाया 1-2 दिन तो पता चला कि अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कबाड़ा है, खंडर है ये तो उसके लिए बोला गया है कि if seller misrepresented the goods and the conceal the defect, that the buyer could not reasonably discover, the caveat emptor does not apply. The buyer can avoid the contract or claim the damages. ठीक है, बायर जो है वो क्लेम कर सकता है डैमेज। जस्ट लास्ट कंसेप्ट गाइस, अब वेबर ऑफ कंडीशन, मतलब ये ऊपर ही आना था कि वेबर कितने टाइप के कैसे होता है, कि जैसे हम ऊपर पढ़ा था ना हमने कि वेव कर सकते हैं हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब अगर हम कंडीशन है उसको वेव करके हम वारंटी उसको मान सकते हैं। तो वेवर कितने टाइप के होते हैं, वो चीज़ है। वॉरंटरी वेवर, वेवर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन एज अ वारंटी, ये वॉलंटरी वेवर है कि आप वेव कर सकते हो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इलेक्ट कर सकते हो ट्रीट एज अ कंडीशन ऑफ वारंटी। ठीक है, ये वॉलंटरी वेवर होगा। कंपल्सरी वेवर को होगा नो सेवरेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। जो ऊपर हमने पढ़ा तो कौन से वॉलेंट्रली वेवर हैं और कौन से कंपल्सरी वेवर हैं, जो 4 हमने ऊपर पढ़े थे उनका ही है ये। ये आपको नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और डू सब्सक्राइब, इट्स लेक्चर, ये यूनिट 2 का कंप्लीट हो गया, यूनिट 3 भी मैं जल्दी ही डाल दूंगी। एंड सारे यूनिट्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के कंप्लीट करने के बाद विल डू क्वेश्चन। एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट आप लोगों को लगती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पे, या कोई भी सपोर्ट, कुछ भी आप लोगों को लगता हो कि मेरे से आपको पूछना हो या कुछ भी, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। एंड कमेंट में भी प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको रिवीजन कैसा लग रहा है, आप लोग को नोट्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़। और पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं ये आप लोगों को बुक्स अगर चाहिए होंगी तो आप लोग ले सकते हैं, ये बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। बट पहले कंप्लीट होगा, देन आई विल डिलीवर द बुक्स। एंड सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करिएगा। एंड दिस इज वैल्यूएबल, अगर आप लोग कुछ भी कमेंट करते हैं ना तो वो मेरे लिए बहुत, मेरा दिन बन जाता है एक कमेंट से। सो प्लीज़ डू कमेंट, थैंक यू, थैंक यू। आई नो आई नो आई एम बहुत इरिटेट कर रही हूँ, सो थैंक यू, बाय।